नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मुद्दा में आज बात करेंगे हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर के, क्योंकि 27 अगस्त से सत्र की शुरुआत होनी है और सत्र को लेकर के तैयारियां तेज हो चुकी हैं। सरकार और विपक्ष की तरफ से अपनी अपनी रणनीतियां बनाई जा रही हैं। कांग्रेस विधायक दल की दूसरी बार बैठक हुई है और सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई है। ऐसे में कौन कौन से मुद्दे इस बार सदन में उठाए जाएंगे, विपक्ष और सत्ता पक्ष की क्या कुछ रणनीति रहने वाली है, इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर सियासी माहौल गर्म होने लगा है। 27 अगस्त से सत्र शुरू होने वाला है। अवधि करीब 3 दिन की रह सकती है। पिछले दिनों हरियाणा कैबिनेट की बैठक में तिथि तय की गई, लेकिन अंतिम फैसला बीएसी की बैठक में ही होगा। मानसून सत्र को लेकर सत्ता पक्ष की तरफ से अपनी रणनीति पर काम किया जा रहा है। कैबिनेट में सहमति बनी है, चर्चा हुई है कि हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र जो 27 अगस्त से आरंभ करने पर वो निर्णय लिया गया है, उसके ऊपर सहमति बनी है। तो वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की तरफ से भी विधायक दल की बैठक बुलाई गई। नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने इस बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें प्रदेश के तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई और सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई। क्या हुई है जो काम रोको प्रस्ताव लेंगे, कॉलिंग की टेंशन लेंगे, कानून व्यवस्था है, भ्रष्टाचार है, ये सब मुद्दे है। और 26 तारीख को बाद में और वो फाइनल क्या करना। तो सर किन किन मुद्दों को लेकर मुद्दे जैसे HKR का है, इसका है, बेरोजगारी है, कानून व्यवस्था है, भ्रष्टाचार है। हालांकि अभी करीब एक हफ्ता बाकी है और सत्र शुरू होने तक रणनीतिक बैठकों का दौर चलेगा। विपक्ष की तरफ से जहां सरकार को घेरने के लिए रणनीति को और मजबूत बनाने का काम किया जाएगा, तो वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से भी विपक्ष के जवाब देने और अन्य बिजनेस को लेकर अपनी रणनीति बनाई जाएगी। देखना होगा इस बार विधानसभा में मुख्य रूप से कौन कौन से मुद्दे उठाए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, क्योंकि अपने अपनी तरफ से सभी तैयारियों में जुटे हैं, चाहे सत्ता पक्ष की बात करें चाहे विपक्ष की बात करें। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। संदीप हिंदुस्तानी जी भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतपाल रोड जी कांग्रेस से जुड़ेंगे, ओंकार जी इनेलो से और राजेंद्र यादव जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का स्वागत है चर्चा में। संदीप हिंदुस्तानी जी, शुरुआत आपसे ही कर रहा हूँ, क्योंकि कांग्रेस की ये दूसरी बैठक थी। इससे पहले भी एक बैठक हो चुकी है, उसमें भी कुछ चर्चा विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर के हुई, लेकिन ये डेडिकेटेडली विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर के ही बैठक थी। कई महत्वपूर्ण पहलुओं को लेकर के चर्चा की गई है। किस तरह से देख रहे हैं कांग्रेस अपनी पूरी तैयारियों में जुटी हुई? जी नमस्कार हितेंद्र जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को। देखिए, अभी जो मानसून सत्र शुरू होगा और जो हमारा विधानसभा जो भवन है वो चर्चा का सर्वोच्च मंच होता है। वहां पे प्रदेश की जनता के लिए अच्छे अच्छे कानून बनाए जाते हैं, प्रदेश की जनता के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं बनती हैं और उनके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से चर्चा होती है। लेकिन पिछले कुछ समय से जब आप देख रहे हैं, इससे पहले जब बजट सत्र था, अप्रैल में भी एक सत्र हुआ था, उसमें जिस प्रकार से विपक्ष की और स्पेशली कांग्रेस की जो कार्यशैली रही थी वो अपने आप में सवालों के घेरे में है। ये कभी भी जनता के हितों से जुड़े हुए कभी मुद्दे उठाते नहीं है। ये राजनीतिक पार्टी अपनी खोई हुई जमीन को तलाशने के लिए हमेशा भ्रामक और भ्रांति फैलाने वाली चीजें अपने मुद्दों में डिजाइन करते हैं। आपने देखा होगा, इससे पहले जब सत्र था, बजट सत्र था और उसके बाद में जो सत्र था, तो उस समय इन्होंने क्या जनता को गुमराह करने का काम किया कि हम जब विधानसभा का सेशन चलेगा उस समय पे जो बुजुर्गों की पेंशन काटी गई है उसका मुद्दा उठाएंगे। हम सबको याद है जी। लेकिन बुजुर्गों की पेंशन काटने का तो सवाल ही बहुत दूर है, मतलब ये सोच भी दूर दूर तक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से हरियाणा में बनी है तब से लेके हमने बुजुर्गों की पेंशन को हर साल बढ़ाने का काम किया है। कोई एक ऐसी साल नहीं गई जिस साल बुजुर्गों की पेंशन नहीं बढ़ी हो। इनके समय में तो किसी के समय 300 रुपए बुजुर्गों को मिलते थे, किसी के समय 500 मिलते थे। आज बुजुर्गों को
3200 रुपए पेंशन के रूप में मिलता है, जो पूरे देश में हरियाणा नंबर 1 स्थान प्राप्त करता है। तो इन्होंने बुजुर्गों को भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने इनके इस झूठ के गुब्बारे को तुरंत प्रभाव से फोड़ दिया और बुजुर्गों के खाते में जैसे हर महीने पैसे आते हैं वैसे ही पैसे गए, तो इनकी जुबान के ताला लग गया। इसके बाद इन्होंने किसानों को भ्रमित करने की कोशिश की। किसान जो अपनी फसल को मंडियों में लेके जा रहे थे, बेच रहे थे, तो इन्होंने कहा कि गेट पास में दिक्कत आ रही है, बायोमेट्रिक में दिक्कत आ रही है, किसानों की फसल का जो है वो खरीद नहीं हो रही। जब खरीद हो गई तो इन्होंने कहा किसानों को पेमेंट नहीं मिल रही है। तो इस तरीके से इन्होंने किसानों को भी खूब गुमराह करने की कोशिश करी, लेकिन किसानों की फसल की खरीद हुई, एमएसपी के ऊपर खरीद हुई। बहुत सारी जगह ऐसी थी जहां पे एमएसपी से भी ज्यादा फसल रेट पे खरीदी गई और 24 से 48 घंटों के अंदर किसानों के अकाउंट में पैसा भी गया। तो वो मुद्दा भी जो इन्होंने डिजाइन किया था वो इनका धरा का धरा रह गया। तो मैं आपको आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को बताना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार नॉन स्टॉप हरियाणा के लिए, विकसित हरियाणा बनाने के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी 2047 में जब विकसित भारत बने तो हमारा हरियाणा विकसित हरियाणा बने, उसी रोड मैप को लेके काम कर रही है। हमारी हर विधानसभा है वो किस प्रकार से विकसित हो, उसी को लेके सरकार योजनाएं लेके आ रही है। और अभी आपने देखा होगा कैबिनेट की जब मीटिंग हुई थी उसमें भी एक बड़ी समस्या जो भविष्य की है, पानी की समस्या, उसको लेके भी सरकार ने वाटर सिक्योर हरियाणा एक प्रोजेक्ट है, उसकी तरफ वर्ल्ड बैंक की तरफ से 5700 करोड़ रुपए हमको मिले हैं। तो वो एक एक पैसा हरियाणा की जनता की प्यास को बुझाने के लिए और कृषि नहरों की आखिरी टेल तक पानी पहुंचाने के लिए, और जो हमारा जो फसल है, हमारी जो खेती है उसकी प्रोडक्शन बढ़े उसके लिए, और हर घर तक नल से जल पहुंचे उसके लिए एक एक पैसे का यूज होगा। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है सतपाल रोड जी, क्या तैयारियां हैं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की? आज बैठक हुई, बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है अपने आप में, क्योंकि इसमें आपने रणनीति बनाई है। किन किन मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरने की रणनीति कांग्रेस की तरफ से बनाई गई? आपके चैनल का बहुत धन्यवाद करता हूं जी। और मेरी आपसे एक ही गुजारिश है जी कि आप जितने मेरे सवाल हैं उनका शांतिपूर्ण बोले, मेरे साथी को सुने। एक आवाज वो हो रही है, इको जी आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल भी आवाज इको हो गई है। ठीक है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी टीम से, उसको ठीक करेंगे। हाँ ठीक, तो, अब तो अपनी मैं बात जी आवाज ही नहीं आ रही टकर की। मैं मेरे साथी से कहना चाहता हूं, जो कांग्रेस राज ने 2005 से 2014 तक काम किया और जो मानसून सत्र हुए, जितना भी सत्र चले, उसमें बिल्कुल कांग्रेस ने ध्यानपूर्वक विपक्षी बातें सुनी, लेकिन ये विपक्ष की बातें नहीं सुनते। ये तो भूतकाल में चले जाते हैं जब विपक्ष बात करना चाहता है, और जो तथ्य रखे जाते हैं विपक्ष की तरफ से उसको गोलमोल कर देते हैं। और हमारे साथी को बता दूं, बीजेपी ने सिर्फ विकास किया है तो अपना और अपने नेताओं का किया है, जनता के लिए, हरियाणा की जनता के लिए कुछ नहीं किया इन्होंने। इनको बात बताता हूं मैं, क्या एक भी नया काम बता दे। इनके 12 साल में सिर्फ एक चीज जरूर भ्रष्ट आई है कि आंदोलन में कोई इन महिलाओं को नहीं छोड़ा, कोई किसानों को लठ मारे बगैर नहीं छोड़ा, कोई छात्राओं को नहीं छोड़ा, कोई व्यापारी को नहीं छोड़ा, कोई कर्मचारी को नहीं छोड़ा, और अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हमारे नायब सैनी साहब ने ये किया। आपको आने वाले चुनाव में जनता बताएगी आपने जनता के लिए क्या काम किया है। कांग्रेस के राज में 1600 करोड़ बिजली के बिल माफ किए, लोगों का कर्ज माफ किया, किसानों का किया, व्यापारी को राहत दी, नए अब लेके आई कांग्रेस। इन्होंने कोई भी बीजेपी सरकार में कोई हब नहीं लगाया ना जिससे युवा साथी को नौकरी मिले। और HKRN की नौकरियों को लगा के 2-2 लाख की घोषणाएं करे, हमने 2 लाख लगा दिया। HKRN तो नौकरी कच्ची है। ये तो एक बेचारे दिहाड़ीदार है, इनको कुछ भी नहीं मिल रहा, और विपक्ष पुरजोर से इनका जवाब देगा। आप बिल्कुल टेंशन भरी रहे। बीजेपी के नेताओं को मैं बोलना चाहता हूं और मेरे प्रवक्ता साथी को, आपको पता है कांग्रेस मजबूत है और जनता की कांग्रेस मजबूती से आवाज उठाएगी, बशर्ते
आप भूतकाल में मत जाइए। जी हितेंद्र जी। ठीक है, भूतकाल में मत जाइएगा। सारे तमाम जो मुद्दे हैं वो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की तरफ से उठाए जाएंगे। ओंकार जी, इनेलो की तरफ से क्या कुछ तैयारियां सर? विधानसभा का मानसून सत्र आने वाला है, तैयारियां सभी कर रहे हैं, आप भी कर रहे होंगे। हितेंद्र जी, तकरीबन 7 मिनट बीजेपी का प्रवक्ता बोला हितेंद्र जी, आवाज और नहीं आ उसने रही 7 मिनट में और हमारी अपनी कोई बात नहीं करी, विपक्ष की बात करी कि विपक्ष ये कर रहा है, इनको अपनी जमीन तलाशनी पड़ रही है। मैं तो इनसे पूछना चाहता हूं, 2009 से पहले आप भी तो जमीन तलाशते थे जी। ये जनता जनार्दन है जो असली मालिक है, ये किसी को भी सत्ता दे सकती है। हाँ, इस बार का जो सत्र है मात्र 3 दिन का सत्र है, बहुत छोटा सत्र है। प्रदेश की समस्याएं बहुत हैं, मुद्दे बहुत हैं, प्रत्येक व्यक्ति परेशान है, प्रत्येक वर्ग दुखी है। 3 दिन की जो सत्र है वो बहुत कम छोटा है, इसको कम से कम 1 हफ्ते का होना चाहिए था, लेकिन सरकार चाहती नहीं। सरकारें चाहती नहीं कि कोई समस्या विपक्ष उठाए या किसी पर जवाब दिया जाए। अब 3 दिन में से भी सुन लो, 1 दिन तो कांग्रेस वॉकआउट कर जाएगी, बाकी रह गए 2 दिन। 1 दिन शोरगुल में खत्म हो जाएगा, 1 दिन में थोड़ा बहुत काम होगा और अनिश्चित काल के लिए सत्र स्थगित हो जाएगा। यह प्रक्रिया मैंने आपको बताई यही होगी। ये बहुत दुख की बात है। आपने हमारी तैयारी पूछी, हमारे देखिए तकरीबन 15 पॉइंट पे प्रस्ताव गए हुए। ये माना हमने 2 विधायक हैं, लेकिन हमने जो प्रस्ताव दिए कानून व्यवस्था पर, सबसे पहला प्रस्ताव, आज प्रदेश की कानून व्यवस्था कहां है? आज भी सरेआम हिसार कोर्ट में कत्ल कर दिया गया जी। कहां है कानून व्यवस्था? मुख्यमंत्री महोदय पंजाब में जाते हैं और बोलते हैं कि आप यहां पे हमारी सरकार बना दो, अपराधी पाकिस्तान चले जाएंगे। भाई हरियाणा में तुम्हारी सरकार है, यहां के अपराधियों को पाकिस्तान भेज दो। दूसरा प्रश्न, SYL को तो मारा। नवंबर 2016 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि केंद्रीय एजेंसियों की सहायता से केंद्र सरकार नहर का बाकी काम पूरा कराए। काम तो पूरा क्या होना था, 1 कदम भी आगे नहीं बढ़े। उस समय चौधरी अभय सिंह चौटाला विपक्ष के नेता थे, उन्होंने बोला था कि आप प्रधानमंत्री जी से मिलने का समय लीजिए, आज तक समय नहीं दिया गया। इसके साथ प्रदेश में 1207 प्राइवेट स्कूल बंद किए जा रहे हैं। इसके पर प्रश्न है कि स्कूल बंद क्यों किए जा रहे हैं? नशा, जैसे पंजाब उड़ता पंजाब था, आज हरियाणा उड़ता हरियाणा से भी ज्यादा है। नशे की क्या परिस्थिति है? हर जिले में नशे की खेप पकड़ी भी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद नशा बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री महोदय पंजाब में जाके तो कहते हैं हमारी सरकार बना दो, हम नशा खत्म कर देंगे। हरियाणा में वो भूल जाते हैं उनकी अपनी सरकार है। क्या हरियाणा वालों ने वोट नहीं डाली आपको? बहुत अजीब बात है। पशुओं में लंपी बीमारी चल रही है, उसके बारे में सरकार से क्वेश्चन पूछे गए कि इस बीमारी के संबंध में आपने क्या उपाय किए, क्या आंकड़े हैं, क्या आपका बंदोबस्त है? ये सारी व्यवस्थाएं कब कंट्रोल में आएंगी? किसानों से हर वर्ष फसल बीमा योजना के नाम पर अरबों रुपए प्रीमियम लिया जाता है। 2023-24 और 24-25 इन 2 वर्षों में सरकार की कंपनियों ने, जिनको सरकार ने ऑथराइज किया, कितना बीमा प्रीमियम लिया, और जब किसानों को जरूरत पड़ी, नुकसान हुआ, फसल खराबा हुआ, तब क्या मुआवजा दिया? ऐसे ही बहुत से प्रश्न हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न HKRN को लेके है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम। इसके लिए कितनी नौकरियां इन्होंने A, B, C, D को दी, कितने हल्के में कितनी नौकरियां लगी, और जब HKRN बना उससे पहले कितने लोग अस्थायी थे जिनको आपने HKRN में ले लिया, और अब कितने लोग और आपने HKRN में लिए? हितेंद्र जी, बहुत से प्रश्न दोबारा मैं बताऊंगा, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा,
आज प्रदेश में यूपी और बिहार के जो लेबर आती है वो 800 रुपए 900 रुपए दिहाड़ी ले रहा है। मतलब 25 से और 27 हजार रुपए वो लेबर कमा रही है। और हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारी बच्चे, वेल एजुकेटेड, बीटेक, एमटेक, पीएचडी किए हुए बच्चे, वो क्या ले रहे हैं? मात्र 15,000, 12,000, 14,000 ये तनख्वाह ले रहे हैं। आर्टिकल 14 संविधान का समान काम के लिए समान वेतन की सिफारिश करता है। आर्टिकल 39 से भी यही कहता है। लेकिन उसके बावजूद मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, एक HKRN का कर्मचारी मात्र 12,000 से 15,000 ले रहा है, और वही काम जब स्थायी कर्मचारी करता है उसको 75,000 से 1.25 लाख रुपए तक मिलता है। आप जनता को बेवकूफ बना रहे हो, HKRN के युवाओं को भविष्य खराब कर रहे हो। आप कहते हो इनको जॉब गारंटी देंगे। जॉब गारंटी कब तक दोगे? 58 वर्ष तक दोगे। लेकिन 58 वर्ष तक ये नहीं बताते जब वो रिटायर होगा उसको सारे बेनिफिट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। रिटायरमेंट बेनिफिट, एन्युटी, ग्रेचुटी, लीव LTC, ये सब मिलेगा या नहीं मिलेगा। और जितने 58 वर्ष तक रहेंगे क्या वो कच्चे ही रहेंगे या जिंदगी में कभी पक्के भी होंगे? उनको पक्का करने की क्या योजना है? बहुत से प्रश्न है हितेंद्र जी, सारे के सारे जनता से जुड़े हुए प्रश्न है। और एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा, संख्या बल के अनुसार हमारी संख्या सिर्फ 2 है जी। कांग्रेस के 37 विधायक हैं। आप देख लेना, कांग्रेस वॉकआउट कर जाएगी और हम जनता के प्रत्येक मुद्दे पर सदन में पूरे तरीके से अड़ेंगे भी, जवाब भी लेंगे, सरकार को घेरेंगे। ठीक है जादौन साहब, किस तरह से देख रहे हैं सर? क्योंकि तैयारियां चल रही हैं जोरदार तरीके से, मानसून सत्र को लेकर के 27 से सत्र की शुरुआत भी होनी है। कितना हंगामेदार रह सकता है, कितना जनहित की चर्चा से संबंधित वहां पर काम होने की संभावना है और कितना हंगामा होने की संभावना है? जादौन साहब। हेलो जादौन साहब, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर आप? हाँ सुन रहे हैं। आप तो आ रही है मेरी आवाज? जी जी सर। हाँ, तो ये आप सत्र की बात कर रहे हैं जी। संक्षिप्त सत्र है जी। वैसे तो बढ़ाया भी जा सकता है। मैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में नेता विपक्ष भी होंगे और होंगे, जैसे उनको मांग करनी चाहिए कि भाई बढ़ाया जाए सत्र। मुद्दे बहुत है, सफाई कर्मचारियों की हड़ताल है, रोजगार का मुद्दा है, HKRN है, गैस टीचर का मुद्दा है, कानून व्यवस्था का मुद्दा है, फसल बीमा का मुद्दा है। फसल बीमा में ये बात की जाती रही है कि प्रीमियम ज्यादा जाता है, मुआवजा कम मिलता है। फिर अब की बार एक बात और थी कि वो जो सरकार ने पोर्टल जल्दी बंद कर दिया था वो रजिस्ट्रेशन के लिए, फसल बीमा का रजिस्ट्रेशन होता है जी। फिर पता नहीं उसकी वो डेट बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई। पहले ये एक बात और थी कि जबरन जो है फसल बीमा करवाया जाता है तो वो जो है बैंक में पैसे काट लिए जाते हैं, जबरदस्ती कर दिया जाता है। लेकिन वो लगातार ये मुद्दा उठाया जाता रहा है कि जब भी मुआवजे की बात आती है तो कंपनियां हीला हवाली करती है। वो जो है इतने टाइम में आपने सूचना नहीं दी, सूचना देने में लेट कर दिया, ये कर दिया, कितने % होना चाहिए नुकसान, ये क्राइटेरिया है। मोटा मोटा है, मुझे याद नहीं है पूरा, लेकिन मोटा मोटा ये है कि वो फसल खराबे का जो % है उसको वो क्राइटेरिया बना लेते हैं। या सूचना लेट दी तो फसल बीमा योजना बहुत ठीक से किसान है ऐसी साबित नहीं हो रही। ये है कि प्रीमियम ज्यादा जा रहा है और मुआवजा कम मिल रहा है, यही बड़ा मुद्दा है। कंपनियां फायदा कमा रही है, कुल मिलाकर ये है। तो फसल बीमा भी है और कई मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था बहुत बड़ा मुद्दा है। आज ही हिसार कोर्ट में फायरिंग होगी और गैंगवार हुआ है वहां इस तरह से। वो एक गैंगस्टर को उन्होंने जो है गोलियों से भूल दिया, उसकी डेथ हो गई और उसका साथी घायल हो गया। तो पुलिस कुछ कर ही नहीं पाती, उनको पता ही नहीं होता कि कोई गैंगस्टर पर अटैक होने वाला है, कोई गैंग आने वाली है। उनको क्या पुलिस करती है, पुलिस का कामकाज किस तरह का है। कभी जो है वो कुरुक्षेत्र में एक वकील की डकैती होगी, उसको धमकाया जा रहा है बहुत लंबे समय से, फिर उनको कहेगा कि फिर आएंगे। इतनी हिम्मत होगी, कानून व्यवस्था का कोई वो ही नहीं रहा कि कोई प्रभाव खत्म हो गया, पुलिस का भी है कोई डर ही नहीं है। तो सवाल ये है कि इसको ठीक करने के लिए तो न्याय क्षेत्र में भी सुधारों की जरूरत है। कारण क्या है कि प्रक्रियात्मक जो कमियां होती है पुलिस इन्वेस्टिगेशन की,
उसका फायदा उठाकर अपराधी बच निकलते हैं। और फिर वो जो है उनका हौसला बढ़ जाता है, वो लगता है कि बस अपराध वारदातें किए जाए, हमारा जो अपराध का साम्राज्य है वो चलता रहेगा मेरे को। तो ये मुद्दे बहुत है, रोजगार का भी है। आज महंगाई देखिए कि कितना बढ़ रहा है। वो जो है एथेनॉल का इश्यू आया, एथेनॉल मिला रहे तब भी पेट्रोल महंगा, और एथेनॉल की वजह से वो जो है शुगर महंगी हो रही, वो चीनी जो है 70 रुपए किलो पहुंच गई और ऊपर पहुंच रही है, और तमाम खाद्य वस्तुएं महंगी हो रही है। और अब वो जो है आप रोजगार दे रहे हैं, वहाँ वेतन बहुत कम है। और वो जो है मुद्दा तो ये उठाया जा रहा है, कांग्रेस तो ये भी उठा रही है कि संविधान में भी ये मौलिक अधिकार है कि समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए जी। तो जो काम स्थायी कर्मचारी जो वो एचटीआरएम के जरिए जो अस्थायी कर्मचारी काम कर रहे हैं, वही काम करके स्थायी नियमित कर्मचारी वेतन ले रहा है, कोई 4 गुना उनसे ज्यादा जी। तो ये संवैधानिक वायलेशन हो रहा है। तो ये सत्र के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, और भी है। खेल जो है राष्ट्रकुल खेलों का वो गुजरात में कराने का सरकार की योजना है, जबकि हरियाणा के खिलाड़ी बहुत मेडल लेते हैं, सबसे ज्यादा मेडल लेके आते हैं। तो हरियाणा में होना चाहिए थे वो खेल, नहीं होते तो आप हरियाणा को जोड़िए, किसी भी तरह से सह आयोजित कराइए, बनाइए। बहुत सारे मुद्दे हैं, कांग्रेस भी मंथन कर रही है। कांग्रेस ने तो अभी अपनी रणनीति क्या रहेगी इसका खुलासा नहीं किया। आज विधायक दल की बैठक के बाद भी उसने अपना पिटारा बंद रखा है कि वो किस तरह से मुद्दों को उठाएगी, कौन से प्रस्ताव पेश करेगी, 11 प्रस्ताव के जरिए उठाएगी, कामरों को प्रस्ताव करेगी, क्या करेगी। लेकिन ओंकार जी तो पहले ही बता रहे हैं कि उनका पहला दिन रहेगा वॉकआउट करेंगे, दूसरा दिन रहेगा शोरगुल करेंगे, तीसरे दिन स्थगित हो जाएगी अनिश्चितकालीन के लिए विधानसभा की कार्यवाही। नहीं, उन्होंने जो है एक तरह से वो जो अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड है उसके आधार पर कह दिया है जी। तो बदल भी सकता है। दूसरा ये है कि हम तो ये बात करेंगे कि SYL के मुद्दे पर बात करनी चाहिए विपक्ष को, उस पर कुछ हो ही नहीं रहा है। लगातार राजनीतिक छलावा हो रहा है हरियाणा की जनता के साथ। मुझे तो लगता है कि मीडिया को ही लगातार जो है पर डे एक जो है स्लॉट बना देना चाहिए जिस पर SYL पर चर्चा रोजाना हो जाए। मीडिया को ही कुछ फैसला करना चाहिए, जो राजनीतिक दल तो करते नहीं। अभी मुझे लगता है इनेलो ने बहुत काम किया, वैसे ये कहना पड़ेगा कि SYL के लिए इनेलो ने तो गिरफ्तारी आंदोलन चलाया था। अभय सिंह जी पटियाला की उधर जेल में जाते रहे थे, ये उन्होंने गिरफ्तारियां दी थी SYL के पानी को लेकर, लेकिन कुछ नतीजे नहीं निकल रहा। तो सरकारें जो है जिस तरह की चुप्पी साध के बैठी हुई है, अब जो है उनको पंजाब में सरकार बनानी है तो फिर वो SYL की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ वोट नहीं मिलेंगे फिर। तो ये देखिए कि हरियाणा के साथ न्याय की जरूरत है। मैं तो यही कहूँगा कि आप एक रोजाना का स्लॉट बना दीजिए प्रोग्राम कि SYL पर आज क्या है, और सबको बुलाकर पूछते रहिए कि भाई क्या हो रहा है, अब क्या प्रोग्रेस है। क्योंकि वो कहते रहते हैं कि हम जो है कोर्ट के बाहर फैसला कर लेंगे। अरे कोर्ट के बाहर फैसला अब तक तो नहीं हुआ, 2016 से लेकर अब तक। 2016 में जब सुप्रीम कोर्ट ने वो जो टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट जो है वो जो रद्द कर दिया था जी राष्ट्रपति जी के रेफरेंस पर, तो इसके बाद जो है ये संभावना पूरी हो गई थी कि भाई अब ये सुप्रीम कोर्ट ने लाइन क्लियर कर दी, अब जो है SYL बनाने का काम होगा। लेकिन बीजेपी उस समय अकाली दल के साथ पंजाब में सत्ता में थी, तो बजाय इसके कि ये कुछ वो नहर बनाने का काम होता, उसके बजाय उन्होंने जो जमीन देवीलाल जी की सरकार के टाइम में अधिग्रहण हुआ था नहर बनाने के लिए पंजाब में, उसको डिनोटिफाई कर दिया जी। और वो मैंने देखा है वो जो है उस गवर्नमेंट ने जो भूमि अधिग्रहण के लिए जो पैसा दिया गया था हरियाणा सरकार की तरफ से, उसका चेक लौटा दिया था। वो चेक मैंने अपनी आंखों से देखा था, वो अमाउंट का मुझे ध्यान नहीं था, लेकिन वो चेक लौटा दिया। सवाल ये है कि इतना अन्याय हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी की हम तो बात कर रहे हैं, उस समय क्या हुआ, फिर तो उस समय सिंचाई मंत्री थे OP। ठीक है, समय समय पर सरकारें बदली, लेकिन इस पर सियासत ही होती रही, चाहे कोई भी सरकार रही हो, वो इस काम को मंजिल तक नहीं पहुंचा पाई। लेकिन मौका था 2016-17 के आसपास, तब हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ। ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही उस समय भी, लेकिन ठीक है, ठीक है सर। संदीप हिंदुस्तानी जी, मुद्दे कई हैं और कई महत्वपूर्ण समस्याएं प्रदेश में इस वक्त हैं,
जिनको लेकर के सवाल उठाया जाएगा विपक्ष की तरफ से, चाहे कांग्रेस हो या इनेलो हो, लगातार जिस तरह से अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं, सभी सवाल लगाए गए हैं, मुद्दे उठाए गए हैं, तो वो तमाम समस्याएं जो प्रदेश के लोगों को हो रही हैं उसको लेकर के सवाल उठेगा, जिनमें सबसे बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था का नजर आ रहा है। जिस तरह से बेखौफ अपराधी नजर आ रहे हैं, भले ही पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही हो, लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई इस तरह की खबर आती है, चाहे करनाल में वीरू वाल्मीकि हत्याकांड रहा हो, चाहे जीवन हत्याकांड रहा हो, चाहे आज की स्थिति देखें कोर्ट रूम के सामने किस तरह से कोर्ट में पेशी के लिए गैंगस्टर पहुंच रहा था, वहां पर हत्या हो गई। तो किस तरह से सर इस पूरे मामले में आप अपनी सरकार का बचाव करेंगे? देखिए हितेंद्र जी, सबसे पहले तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी कहा, इनेलो के प्रवक्ता ने भी कहा कि इन्होंने सिर्फ विपक्ष पे बात की है। पिछले 12 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या काम किया, इसका जिक्र बीजेपी के प्रवक्ता ने नहीं किया। तो सबसे पहले तो इन्हीं के ही सवालों का मैं जवाब देना चाहूंगा, एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से, थोड़ा जल्दी। हाँ बिल्कुल शॉर्ट में अगर तय से गिनाने लगा तो मुझे लगता है कि 1 साल लग जाएगा, लेकिन बिल्कुल स्पीड से मैं आपको बताता हूं जो हमने पहली बार किया। हमारे किसान भाइयों को 6,000 रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देने का काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हरियाणा के इतिहास में, देश के इतिहास में यह काम पहली बार हुआ है। हमारे किसानों की जो फसल का खराबा हो जाया करता था, जिस समय कांग्रेस के लोग 2-2 रुपए का चेक देके किसानों का अपमान किया करते थे, हमारी सरकार ने पिछले 12 साल में 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों के खाते में डालने का काम किया है। यह हमारी सरकार ने किया है। हमारी सरकार, हरियाणा सरकार, नायब सरकार, पहली ऐसी सरकार है जहां पे हरियाणा में देश में 24 फसलों पे एमएसपी मिलती है। हरियाणा सरकार पहली ऐसी सरकार है जो अपने बुजुर्गों को 3200 रुपए पेंशन के रूप में देती है। हरियाणा सरकार, नायब सरकार, हमारी बहन बेटियों को 2100 रुपए लाडू लक्ष्मी के योजना के रूप में हमारी माताओं बहनों को देती है। इसके अलावा मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि ये अपनी गाड़ी में बैठ के बिना इनके पेट का पानी हिले ये चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं, गुड़गांव चले जाते हैं, फरीदाबाद चले जाते हैं, सोनीपत चले जाते हैं, उन्हीं सड़कों से होके गुजरते हैं। उसके बावजूद भी इनको इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई नहीं देता। आप देखिए महेंद्रगढ़ के नांगल चौधरी के उस छोर से 152 शुरू होता है, 3 घंटे में वो आपको चंडीगढ़ पहुंचा देता है। इनके पेट का पानी नहीं हिलता, पहले 10 घंटे लगते थे। आप सोचिए कितना पैसा बचा है, कितनी समय की बचत हुई है। इधर से कुंडली मानेसर पलवल जो एक्सप्रेस वे आप उसको देखिए, दिल्ली से मुंबई जाने वाला एक्सप्रेस वे उसको देखिए, दिल्ली से कटरा जाने वाला एक्सप्रेस वे उसको देखिए, ये हरियाणा के आउटर, दिल्ली के आउटर से होते हुए जो निकलता है यूईआर, आप उसको देखिए। ये चीजें इनको दिखाई नहीं देती है। अगर मैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो जब ये हम छोड़ के गए थे हरियाणा में 6 मेडिकल कॉलेज थे, उनकी भी दुर्दशा थी। आज हमारी सरकार ने जो 23 जिले हैं, 23 के 23 जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाने का काम शुरू हो चुका है और 15 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज ऑपरेशनल मोड में शुरू हो चुके हैं। इनके समय में भी नहीं था। झज्जर का जो बाजड़ा वाला एम्स है उसका विस्तार करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की नायब सरकार ने किया। आज दक्षिण हरियाणा के उस छोर में रेवाड़ी में जो एम्स बन रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की नायब सरकार ने बनाने का काम किया। महेंद्रगढ़ को जो इनकी सरकारों में माड़ा समझ के छोड़ दिया गया था, पानी पीने के लाले पड़ गए थे, उस महेंद्रगढ़ जिले को 150 करोड़ रुपए की हिंदुस्तान पावर नहीं, मैं आपको बता रहा हूं अभी वर्तमान में जो स्पेशल 150 करोड़ की परियोजना चला के नहरों के टेल तक पानी पहुंचाने का काम इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया और वहां पे एशिया का सेकंड लार्जेस्ट लॉजिस्टिक हब बनने का काम चल रहा है। ये इनको दिखाई नहीं देता। हिसार में, हरियाणा में कोई एयरपोर्ट तक नहीं था, हिसार में एयरपोर्ट बनाने का काम किया वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। प्रदेश में 90 से ज्यादा कॉलेज बनाने का हमने काम। लेकिन मैंने जो सवाल पूछा था सर, अब आप उस पर आ जाइए। आपके सवाल के ऊपर जवाब देता हूं। लॉ एंड ऑर्डर की जो आप बात कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जिस सरकार में स्पेशल ट्रैक डाउन, ऑपरेशन ट्रैक डाउन हमने शुरू किया और जो भी कुख्यात अपराधी हैं, जो भी गैंगस्टर हैं, जो भी इनके सरगना हैं, उनको जेल की सलाखों में डालने का काम किया तो इसी नायब सरकार ने किया है। और आप एक चीज और देखिए हितेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले कुछ समय से आपने एक सिस्टम देखा होगा कि जो सरगना है, जो भय का माहौल फैलाना चाहते हैं, वो हरियाणा की धरती से नहीं, विदेश की धरती से बैठ के हरियाणा को ऑपरेट करते हैं। क्योंकि हरियाणा में पता है उनको, अगर वो हरियाणा में इन तरीकों को अमली जामा पहनाएंगे तो उनका एनकाउंटर किया जाएगा, उनके छाती में गोली ठोकी जाएगी, उनके
माथे में गोली ठोकी जाएगी। और वो चीजें आपने देखी है। अब आपने देखा पिछले कुछ समय पहले गुड़गांव में एनकाउंटर हुआ, 4 लोग मारे गए। अब जब जिन लोगों ने गुनाह किया था वो लोग मारे गए तो विपक्ष ने किस प्रकार से हाय तौबा की। और यहां तक तो मैं देखता हूं कि कई पार्टियों के प्रवक्ता जब इन गैंगस्टरों का एनकाउंटर होता है तो उस पर विधवा विलाप करना शुरू कर देते हैं कि ऐसे एनकाउंटर कैसे कर दिया। तुम आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या गैंगस्टरों की आरती उतारी जाएगी? क्या बिल्कुल नहीं उतारी जाएगी। ये नायब जी की सरकार है, या तो अपराधी अपराध छोड़ दे या हरियाणा छोड़ दे, नहीं तो नायब जी की गोली तैयार है उनके लिए। सिस्टम है सर, ये ऐसे नहीं है कि किसी को भी गोली मार नहीं, जो अपराधी होगा, आप ये बताइए, जो अपराधी पुलिस के ऊपर फायरिंग करते हैं हितेंद्र जी, जो अपराधी पुलिस के ऊपर फायरिंग करते हैं, फर्जी एनकाउंटर उसके बाद आप देखिए क्या उनकी आरती उतारी जाएगी। सतपाल रोड जी मैं आऊंगा आपके पास, आप तब अपनी बात रखिएगा। इसके अलावा सतपाल रोड जी जब मैं आपके पास आया था तब आपने कितना क्या कह लिया। इनकी मैं आवाज आऊंगा चली सर जाती आपके है। पास, उस ऐसे नहीं समय ना में कि इनकी आवाज चली जाती दूसरे को बुलवा दूं, ऐसा आप नहीं है ना इनके सर सवालों का जवाब दे रहा हूं। एक के साथ चारों को बुलवा दूं। मीडिया की बात करते हो आप। सतपाल रोड आप जी इनके सवालों का जवाब दे सतपाल रहा हूं रोड जी मैं। ऐसा नहीं हो सकता ना कि एक के बजाय चारों के चारों एक साथ बोलने लगे, पांचों के पांचों एक साथ नहीं, बोलने बात लगे, थोड़ा है, उसका कोई कोई बात फायदा नहीं नहीं है है ना सर। तरीके की। मैं आऊंगा आपके फर्जी पास, एनकाउंटर हो रहे हैं देश में। आप तब अपनी बात रखिएगा जब मैं आपके पास आ रहा हूं, आ ही रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं जी। हिंदुस्तानी जी जल्दी से पूरा कीजिए सर, क्योंकि सवाल फर्जी एनकाउंटर को लेकर के भी उठ रहे हैं प्रदेश में। नहीं, कोई फर्जी एनकाउंटर नहीं है। आप ये देखिए हितेंद्र जी कि जो भी ये गैंगस्टर होते हैं, जो भी ये गुनहगार होते हैं, जो भी हरियाणा की जनता में भय का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, और जब पुलिस इनके ऊपर कार्रवाई के लिए जाती है तो पुलिस के ऊपर रिवॉल्वर तान देते हैं। आप बताइए क्या इनकी आरती उतारी जाएगी कि इनके सीने में गोली ठोकी जाएगी? विपक्ष किस तरीके की भाषा का यूज कर रहा है? ठीक है, आप देखिए आपकी डिबेट के माध्यम से किस प्रकार से गैंगस्टरों के बदलाव में उतर आए हैं। ठीक है या फिर लोग कौन है ये? ठीक है सर, इन गैंगस्टरों को किनकी पनाह दी गई है? विधानसभा के मानसून सबसे सत्र पहले मैं आपकी की बकवास सुनने नहीं आया हूं, रोड मैं अपनी बात रखने आया हूं रोड आपके साहब चैनल रोड पे। साहब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मेरे कार्यक्रम में कम से कम नहीं। मेरे सवाल सुनिए, ठीक उसके है। बाद आप जवाब दीजिए। नहीं मैं सतपाल नहीं रोड करता जी, फालतू की बातें। सतपाल रोड जी, फालतू की बातें नहीं करता हितेंद्र जी। रोड साहब, ये बकवास मारते हैं। रोड साहब, मैं आप रोड साहब, जी। अगर आप सवाल का जवाब देने के लिए बैठे तो बैठिएगा, अदरवाइज आप जा सकते हैं। इस तरह ठीक से है, भी ओके। हावी होने की कोशिश ठीक। मत कीजिए। चर्चा कर रहा हूँ, नहीं, आराम से अभी करता हूँ, नहीं रोज करता हूँ, आप रोज बेकार की करता हूँ बातें चर्चा। करते मैं हो, कोई आप पहली मेरी बार बात चर्चा सुनते करवाने हो, के लिए नहीं बैठा हूँ। विपक्ष की बात ही नहीं सुनते आप। सतपाल आप जी, भी वो आप ही के सिर्फ- पास आ रहा हूँ सर, आप ही के पास आ रहा हूँ, नहीं, आप आप ही से मेरी सवाल बात कर रहा सुनते हूँ, आप ही के पास आए हो, आप ही से सवाल क्या कर सवाल रहा कर रहे हूँ। हो? आपको जवाब देना है तो बताइए, मैं आपसे सवाल पूछूं, और नहीं देना, ऐसी ही बातें करनी है तो आप जा सकते हैं। मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, आपको कोई जबरदस्ती नहीं है, ओके। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। फालतू की बात सतपाल जी, अगर कांग्रेस हमने की यही फालतू की बात समस्या नहीं है, सुनी। अगर कांग्रेस तो की आपने यही कोई सवाल समस्या है, करना कांग्रेस है। के बारे में नहीं, विपक्ष आप भी यही कह रहा है। इन्हीं के गीत गाते हो, इनेलो आप के इन्हीं के गीत ओंकार गाते जी हो। हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी पहले ही कहा कि आप विधानसभा के मानसून सत्र में पहले ही दिन वॉकआउट करेंगे। यही तरीका है आपका, यही तरीका है आपका, यही तरीका है आपका। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको क्यों बुलाया गया? आपको क्यों बुलाया गया? मैंने जब आपने आपसे जब पहला सवाल किया, रोड साहब, संदीप हिंदुस्तानी जी, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं सर, रोड साहब से बात कर रहा हूं। रोड साहब, मैंने आपको जब पहला सवाल पूछा, आपको क्या रोका, क्या टोका? आप जो बोलना चाहते हैं, आपको पूरा मौका दिया कि नहीं दिया, बताइए आप। फिर आप किस आधार पर ये कह रहे हैं कि हम दबाव में काम कर रहे हैं? आप बिल्कुल किस आधार पर ये कह रहे हैं? मेरी बात सुनिए, आपने एक बार भी इनसे ये जवाब नहीं किया। करनाल में जो फर्जी एनकाउंटर हुआ है, कौन कह रहा है मैंने नहीं किया? कौन कह रहा है मैंने नहीं किया? आप एक सुनिए ना, आप मेरी बात सुने। अब मेरी बात सुनोगे आप या नहीं? बोलिए, सुनोगे? बोलिए। देखिए, इस सरकार ने फर्जी एनकाउंटर करके अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। आपको सबको पता, जिस हर रोड पे इन्होंने एनकाउंटर किया है उसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, उस एफआईआर में नाम भी नहीं है, और उसका एनकाउंटर दिखा रहे हैं ये। देखिए, ये सिर्फ अपनी पीठ थपथपाने के लिए, कहीं अपनी सरकार के चक्कर में ये बच्चों की बलि दे रहे हैं, निर्दोष की। हिसार में सरेआम पुलिस के बीच में गोली मार के गए हैं बदमाश, ढेर करके गए हैं। जीवन हत्याकांड हुआ, 12 दिन, संदीप जी आऊंगा, 15 दिन उसकी डेड बॉडी रखी रही। एक मिनट,
एमएलए का भाई रिश्तेदार उसमें इन्वॉल्व था, क्यों बचाया नायब सरकार ने? 15 दिन पीछे क्यों झुके? ये क्या जरूरत थी? पहले ही दिन क्यों नहीं ये काम किया? उसका संस्कार हो जाता बेचारे का और उस परिवार को थोड़ी संतावना मिलती। इन्होंने सिर्फ एक, इसको चुप करिए आप, इसको चुप करो पहले। सतपाल जी पहले तो सब तरीके से बात करना सीख लीजिए अगर आपको नहीं चुप करिए आप। नहीं, ये मेरा काम है, आपका नहीं है। इस तरह से बदतमीजी नहीं करेंगे आप थोड़ा तमीज से बोलो सतपाल। लाइव स्क्रीन पे ऐसे नहीं कर सकते आप थोड़ा तमीज से बात हिंदुस्तानी जी, हिंदुस्तानी जी मैं बात कर रहा हूं। हमने गलत थोड़ा सतपाल बोला जी, आप मुझसे बात कीजिए, आप मुझसे बात कीजिए। इसकी ये क्या होता है सर? देखिए तरीके से बात कीजिए आप। अच्छा जी, तो इसीलिए तो कहता हूँ आप भी थोड़ा डर के सतपाल बहम में जी, मत जियो। ठीक है सर, आप मैं डर के किस बहम माहौल मत में जियो, हूँ, किस आप माहौल में नहीं हूँ, स्वतंत्र हो। मैं किस माहौल में हूँ, किस माहौल में नहीं हूँ। अगर आपको लगता है सतपाल रोड जी, अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आपकी पार्टी चर्चा के लिए आपको क्यों भेज रही है? अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको आवाज उठाने का मौका नहीं मिलता है क्या? आपको अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलता क्या? अगर आपको ये कह दिया गया, अगर आपको ये कह दिया गया कि आप तरीके से बात कीजिए, अगर आपको ये कह दिया गया कि आप तरीके से अपनी बात रखिए, तो इसमें कुछ गलत है क्या? आप यहाँ पर गली में बैठे हैं क्या? यहाँ पर गली में बैठे हैं, कोई गुंडागर्दी करने के लिए बैठे हैं? आप हमारे साथ कैसे बात कर रहे हो? आप कोई गुंडागर्दी करने के लिए बैठे हैं? छोड़िए आप कोई गुंडागर्दी करने के लिए या गली में यहाँ पर कोई लड़ाई है क्या सर? गली मोहल्ले की लड़ाई है क्या? नहीं, आप तो चर्चा करने के लिए आए। अगर आप चर्चा कर रहे हैं, आप अपनी बात रख रहे हैं, आप भी डराना चाहते हो? अगर सतपाल जी सुननी है तो मेरी सुन ले। सतपाल जी, विधानसभा के मानसून सत्र में क्या कांग्रेस वॉकआउट करेगी जैसे की संभावनाएं हैं, जैसे की बातें कही जा रही हैं? मुकाबला करेगी, विपक्षी दल इनेलो के प्रवक्ता ने कहा है कि पहले ही दिन कांग्रेस वॉकआउट करेगी। बिल्कुल वॉकआउट नहीं करेगी, डट कर मुकाबला करेगी और इनके सवालों का जवाब देगी। जनता की पुरजोर से आवाज उठाएगी और इनको आपके सारे दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। इनको जनता भी जान चुकी है, ये सिर्फ अपना विकास करते हैं, फर्जी एनकाउंटर करते हैं, युवा की आवाज को दबाना चाहते हैं। इन्होंने आज तक 25,000 से फालतू नौकरियां दी, 2-2 लाख की नौकरियां बोलते हैं, HKRN की नौकरी को पक्का गिनते हैं। जी जैन ने इनको झुकाया है, बेच के खा गए। शर्म नहीं आ रही आपको? हिंदुस्तानी जी, नौकरी को बेच के खा गए आप लोग। शर्म नहीं आ रही आपको? कुरुक्षेत्र का दलाली करने वाले लोग, डकैती करने वाले लोग, लुटेरे हो आप संदीप जी, आप लोग लुटेरे हो, दलाल हो आप, डकैती करने वाले लोग। ये नहीं, ये ठीक नहीं। संदीप हिंदुस्तानी जी, ये बिल्कुल ठीक नहीं। पैसे ले रहा हुआ बंदा सतपाल रोड जी, सरेआम पकड़ा गया, फिर पर्ची खर्ची की बात करते हो आप लोग जी। तो आपको लगता है यही मुद्दे कांग्रेस की तरफ से उठाए जाएंगे और जब सवाल उठाए जाएंगे तो जवाब सुनने के लिए वहां रहेंगे कांग्रेस के नेता? बिल्कुल जवाब भी सुनेंगे और जवाब भी देंगे और जनता की मांगे उठाएंगे। जो आज 10 लीटर अगर जो 10 mm बारिश हो जाती है तो पूरा शहर डूब जाता है। आपको पता होना चाहिए, पानीपत में सरेआम गाड़ियां डूबी है, कैसे तैरी है, हॉस्पिटल में रेप हो जाते हैं। ये कानून की बात ही नहीं है, कानून नाम की कोई चीज नहीं रही है। इनको शर्म आनी चाहिए। आप जनता ने चुने हो, जनता काम करिए जनता के साथ। कभी इनको लड़कियों को पिटा, इन्होंने लठ से मारा छात्रों को, इन्होंने नर्सिंग की लड़कियां सर्दी में दौड़ा के पिटी, इन्होंने व्यापारी को पीटा, किसान को पीटा और अब निर्दोष लोगों को एनकाउंटर का निशाना बना रहे हैं जी। ठीक है ओंकार जी, क्या आपको संभावनाएं नजर आ रही हैं सत्र में? क्योंकि अब सतपाल जी कह रहे हैं कि इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, विपक्ष जो है वो पुरजोर तरीके से वहां पर मौजूद रहेगा, अपने सवाल भी उठाएंगे। ओंकार जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लोकतंत्र में ऐसा ही होना चाहिए। देखिए, मैं अपने कुछ मुद्दे आपको बताने रह गए थे, पहले तो मैं मुद्दे बताऊंगा। अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा ठीक करें जो भी कर दो जी। देखिए, गग्गर और टांगरी 2 नदियां हैं जो पंजाब से हरियाणा में आती हैं। पंजाब भी रास्ते में आता है। इन दोनों नदियों में केमिकल वाला पानी मिक्स होता है, जिसकी वजह से हमारी मिट्टी भी खराब हो रही है और पानी की उपयोगिता भी खत्म हो रही है। यह मुद्दा हमने विधानसभा में रखा है। इसके साथ ही पानीपत में केमिकल वाली पानी से कैंसर की बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है, क्योंकि केमिकल बहुत यूज होता है पानीपत में। इसके बारे में विधानसभा में प्रश्न उठाया हमने। साथ ही इसके और कई मुद्दे हैं जिनमें मुख्य तौर पर अगर देखा जाए IMT है। सरकार कई स्थानों पर IMT लगा रही है, अच्छी बात है, लगानी चाहिए, लेकिन वो IMT में कितनी जमीन एक्वायर करी, किस रेट में एक्वायर करी
और किस जगह पे कौन कौन स्थानों पे IMT लगाई जा रही है। आज भूजल की स्थिति देखें तो बहुत स्थानों पर भूजल लेवल बहुत डाउन चला गया और भूजल ठीक भी नहीं है। इसके बारे में हमारा प्रश्न है। एक मुख्य प्रश्न, जो अमृत योजना के तहत सीवर के पाइप डाले जा रहे हैं, वो सीवर के पाइप बहुत जगह पानी के पाइप से क्रॉस होते हैं और सीवर और पानी का पाइप जब आपस में मिल जाता है तो डायरिया, मलेरिया और पेट की कई बीमारियां पैदा हो जाती है, पीलिया जैसी। इसके बारे में सरकार ने क्या व्यवस्था करी है? अब मैं बताना चाहूंगा जो बीजेपी के प्रवक्ता ने बोला। बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे हम 6,000 रुपए किसानों को देते हैं। भाई नहीं चाहिए किसानों को आपके 6,000, आप उनको सिर्फ MSP दे दो। MSP दे दोगे उनकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आप कह रहे हो 24 फसलों पर MSP देते हैं। 24 फसलों में नारियल होता है, वो नारियल कहां पैदा होता है? हरियाणा में। जूट कहां पैदा होता है? हरियाणा में। रागी कहां पैदा होती है? हरियाणा में। ये जूट के पुलंदे हैं, इन चीजों में कुछ नहीं रखा। और इन्होंने बोला जब फसल खराबा हुआ तो हमने किसानों को उनका मुआवजा दिया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं जुलाई 2023 में बाढ़ आई, जुलाई 2025 में भयंकर बाढ़ आई। आप एक किसान का नाम बता दो जिसको आपने मुआवजा दिया हो। ये बहुत अफसोस की बात है। ये लाडो लक्ष्मी योजना की बात करते हैं। जब चुनाव का समय था इन्होंने बोला कि प्रत्येक महिला को जिसकी उम्र 18 वर्ष हो जाएगी उसको हम 2100 रुपए देंगे। जब योजना लागू करने की बात आई तब इन्होंने 18 वर्ष से 23 वर्ष कर दिया। 1 लाख की कैपिंग लगा दी और अब एक और कैपिंग लगा दी कि 1,100 रुपए देंगे, 1,000 रुपए आपके जमा होंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि यमुना नदी का पानी पाइप के द्वारा राजस्थान को देने की इन्होंने योजना बना ली। राजस्थान से MOU साइन हो गया, लेकिन वही पानी हमारे दक्षिण हरियाणा में क्यों नहीं जा सकता? ये इनसे मैं पूछना चाहता हूं। इसके साथ ही ये कहते हैं हम 3200 रुपए पेंशन दे रहे हैं। जब हमारी सरकार थी 700 रुपए पेंशन थी वर्ष 2000 में। आप कैलकुलेट करके देख लो वर्ष 2000 में रुपए की क्या वैल्यू थी और आज रुपए की क्या वैल्यू है। आज आप 3200 रुपए दे रहे हो तो भी ताऊ देवीलाल की पेंशन से कम दे रहे हो। अगर ताऊ देवीलाल ने 100 रुपए लागू करी थी 1987 में, उस समय 100 रुपए की वैल्यू आज के 100 रुपए की वैल्यू से कंपेयर कर लो, आपकी आंखें खुद ब खुद शर्म से झुक जाएंगी। और बहुत अच्छी बात है, बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे हम छाती में गोली मारेंगे। भाई मारो, किसने रोका तुम्हारे को? जब फर्जी इनकाउंटर में तुम्हारे नेता जेल जाएंगे तब अकल ठिकाने आ जाएगी। कानून की प्रक्रिया से सब काम होते हैं। आप ऐसे किसी को छाती में गोली मार नहीं सकते। आप मारो, हम कहते मारो, अपराधी खत्म करो, लेकिन करते क्यों नहीं? किसने हाथ रोका है? आज भी हिसार में कत्ल हुआ है, कोर्ट में कत्ल हुआ है, शर्म आनी चाहिए। आप अगर फर्जी इनकाउंटर करते हो तो इन इनकाउंटर का तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा, किसी और को नहीं भुगतना पड़ेगा। आज प्रत्येक शहर की परिस्थितियां कैसी हैं? प्रॉपर्टी ID की व्यवस्था ऐसी गंदी व्यवस्था बन चुकी है कि इसमें भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं। मुख्यमंत्री खुद एक ग्रीवेंसेस कमेटी में गए थे, वहां पे प्रॉपर्टी ID का मसला आया। मुख्यमंत्री ने सेक्रेटरी को बोला कि प्रॉपर्टी ID की व्यवस्था ठीक करो, उसने तब भी ठीक नहीं करी। आज उस सेक्रेटरी को सस्पेंड किया है। अरे शर्म करो। 1 नवंबर 2025 से नई पेपरलेस रजिस्ट्री व्यवस्था शुरू की। गांव के इंतकाल बंद पड़े हुए हैं, कौन शुरू करेगा? और खाना काश की रजिस्ट्रियां, मैं हर बार बोलता हूं, 1 नवंबर 2025 से बंद पड़ी है। 4 जनवरी को FCR ने लेटर लिख दिया, DLR ने लेटर लिख दिया संबंधित कमिश्नर्स को। 17 जनवरी को 2026 को कमिश्नर्स ने सारे DC को लेटर लिख दिया। आज देख लीजिए 9वां महीना लग गया। 9 महीने, अरे शर्म करो कुछ। 9 महीने और आज तक खाना काश्त के लाखों व्यक्ति हैं जो खाना काश्त में मलकियत है। वो कोई लेसी या रेंट होल्डर नहीं है, वो मालिक है। उनकी रजिस्ट्री क्यों नहीं हो रही? अंबाला छावनी में विशेष तौर पर फ्री होल्ड की पॉलिसी कब आएगी? चौटाला साहब ने वर्ष 2000 में अंबाला छावनी की 13 कॉलोनियां
और 2 मार्केट फ्री होल्ड करी थी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अंबाला छावनी 7 बार का विधायक बैठा है, 3 बार का शक्तिशाली मंत्री बैठा है, आपने उनसे पूछा ही नहीं, नई पॉलिसी बनाई उनसे पूछा ही नहीं, और वो बोल रहे हैं मैं अपनी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठूंगा। इतनी अव्यवस्थाएं इस सरकार में हैं सुमित हिंदुस्तानी जी, मैंने जिंदगी में नहीं देखी। ठीक है, आप अपनी सरकार की तारीफ करो, लेकिन मैं आपको कंफर्म करना चाहता हूं कि विधानसभा में कांग्रेस चाहे वॉकआउट करे या ना करे, इनेलो आपके प्रत्येक क्वेश्चन, प्रत्येक आंसर का, प्रत्येक ठीक आपके है जादव साहब, एक आखिरी जवाब कमेंट का सर लूंगा डट आपसे, कर मुकाबला क्योंकि मुद्दे कई महत्वपूर्ण हैं प्रदेश में इस बार। अगर विपक्ष की स्थिति पिछली बार की तरह रहती है जैसे कि रहा है ट्रेंड, आप भी जिक्र कर रहे थे, अगर वैसा ही रहता है तो फिर तो कोई फायदा नहीं, लेकिन आप क्या हिदायत देना चाहेंगे विपक्ष को ताकि सार्थक चर्चा विधानसभा के सेशन के दौरान कम से कम हो? जादव साहब, वो विधानसभा की जो एडवाइजरी कमेटी है उसमें रखना चाहिए जी, और वो जो है समय अलॉटमेंट की बात की जाए, प्रॉपर टाइम मिले विपक्ष को अपने मुद्दे उठाने का। इनेलो भी है, कांग्रेस भी है, जी, ये सब मिलके जो है प्रदेश का हित जो है सर्वोपरि है। सारी राजनीति का जो उद्देश्य है वो है कि देश का भला हो, प्रदेश का भला हो, प्रदेश में रोजगार अधिक से अधिक क्रिएट हो, आर्थिक जो है उन्नति हो और लोगों की इनकम, जीवन स्तर में सुधार हो। हम सवाल ये भी है कि पानी की समस्या है और जो है लेकिन प्रदेश का हित, प्रदेश के लोगों का हित तो बोना नजर आता है ना सर, जब राजनीतिक वार पलटवार में सब समय जो है बर्बाद हो जाता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया जादव साहब, ओंकार जी, सतपाल जी, संदीप हिंदुस्तानी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से अपनी अपनी तैयारियां की जा रही हैं, देखना होगा कि जो 27 अगस्त से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा वो किस तरह का रहेगा, कितना हंगामेदार रहेगा, कितना प्रदेश हित में, प्रदेश के लोगों के हित में ये सत्र रहने वाला है। इस चर्चा में बस इतना, नमस्कार।